Okay, students, now let's move on to the next A2 का topic, that is nuclear physics. So first of all, nuclear physics में we will be studying mass energy equation. Mass energy equation बच्चे क्या होती है? Mass energy equation is represented like this: E is equals to mc square, that you have most commonly seen with physics. Physics जब भी पढ़ी जाती है E is equals to mc square की बात होती है. अब इस इक्वेशन में हर वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या करता है? E रिप्रेजेंट्स एनर्जी, M रिप्रेजेंट्स मास कन्वर्टेड टू एनर्जी और C रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट. इस इक्वेशन से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है? मास ऑफ एन एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और उस एनर्जी को निकालने के लिए वी यूज दिस इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. भाई ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और उस एनर्जी को निकालने के लिए वी यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. मास डिफेक्ट इज बेसिकली जब बच्चों आप न्यूक्लियस को पूरा एक साथ वेट करते हो और फिर उसको न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करके वेट करते हो, तो यू नोटिस कि द मास इज डिफरेंट. इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट सपोज देयर इज एन एलिमेंट La 57139. अब इसका अगर न्यूक्लियस में देखूं बच्चे, न्यूक्लियस में क्या होगा? 57 प्रोटॉन्स एंड 82 न्यूट्रॉन्स. अगर इसको मैं इकट्ठा वेट करूं और फिर क्या करूं, न्यूक्लियॉन्स को सेपरेटली करके वेट करूं, तो आई विल नोटिस कि देयर विल बी अ चेंज इन मास. भाई अगर La एलिमेंट का मैं जो न्यूक्लियस है वो पहले मेजर कर लेता हूँ मास उसका, उसके बाद उनके इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करके मेजर कर लेता हूँ, तो आई विल नोटिस कि देयर इज अ डिफरेंस इन मास. ये देखो, मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स सेपरेटेड. दिस बेसिकली इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस इन मास बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स सेपरेटेड एंड द न्यूक्लियस कंबाइंड. ठीक है, दिस इज बेसिकली मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हो? m2 - m1. ये आपका बन जाता है मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स, और m1 क्या बन जाता है? मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, अच्छा अब लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. यू हैव एन एटम या फिर एलिमेंट La 13957. उसका न्यूक्लियस का मास है 138.955 U. अब U क्या होता है बच्चों? U इज़ एन एटॉमिक मास यूनिट जिसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻27 kg. ये एग्जाम में गिवन होगा. अब अगर मास डिफेक्ट निकालना है तो हाउ विल यू कैलकुलेट मास डिफेक्ट फॉर दिस? यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास है माइनस द न्यूक्लियस का मास. प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें बच्चे? प्रोटॉन्स इसमें है 57 इंटू वॉट 1.007 ये, और प्लस हो जाएगा 82 न्यूट्रॉन्स इंटू 1.009, और ये किस में होगा? U की टर्म्स में होगा, माइनस द न्यूक्लियस का मास दैट इज़ 138.955 U. तो हमारे पास टोटल कोई चेंज इन मास की वैल्यू आ जाएगी. हियर यू हैव द चेंज इन मास दैट इज 1.18 U. ये मास डिफेक्ट, ये चेंज इन मास हमारे पास किस तरह आया? लेट्स सी इट अगेन. हमने क्या किया? हमने न्यूक्लियस के मास से मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड ऑल न्यूट्रॉन्स माइनस कर दिए. सिंपल एज दैट. ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को प्लस करके न्यूक्लियस का मास माइनस कर दिया. यू गेट योर मास डिफेक्ट. ये आपका मास डिफेक्ट आ गया. ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ ये याद करनी है कि जो आपका फाइनल आंसर है वो U की टर्म्स में नहीं देना होता. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ U का कॉन्स्टेंट दैट इज 1.66 × 10⁻⁻27. तो यू गेट योर मास डिफेक्ट इज व्हाट? 1.96 × 10⁻⁻27 kg. अच्छा, अब ये मास डिफेक्ट है फॉर वन एटम ऑफ La या वन मॉलिक्यूल ऑफ La. अगर आपने मास डिफेक्ट फॉर 1 मोल ऑफ La निकालना है तो किस तरह निकालोगे? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर पड़ा है. एक मोल में होते हैं बच्चों 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स. अब अगर इस मास डिफेक्ट को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट द मास डिफेक्ट फॉर 1 मोल. सिंपल एज दैट. ठीक है, अब मास डिफेक्ट होता किस किस रिएक्शन में? मास डिफेक्ट एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, और हमारे सिलेबस में 3 ही तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन है. सो वी विल स्टडी मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन एंड रेडियो एक्टिव डिके. ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी पे आ जाओ. बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बच्चे? ये जो आपने मास डिफेक्ट निकाला है, दिस
gets converted into energy known as binding energy. Simple as that. ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी की एक्चुअल डेफिनेशन जो आपने एग्जाम में लिखनी है दैट इज दिस वन. बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर. टू ब्रेक द न्यूक्लियस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी गिवन. या ये डेफिनेशन लिख लोगे या ये डेफिनेशन लिखोगे फॉर बाइंडिंग एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस अपार्ट टिल इन्फिनिटी. देखो बाइंडिंग एनर्जी का मैंने तुम्हें बता दिया निकालना किस तरह है कि चेंज इन मास, जो कि मास डिफेक्ट आया है उसको मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर से, यू विल गेट योर बाइंडिंग एनर्जी. एंड बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी तुम लोग को पता चल गई. आइदर दिस वन और दिस वन यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम्स. अब बाइंडिंग एनर्जी पर, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी देखो यहाँ पे मैंने निकाली हुई भी है. किस तरह निकाली है? मास डिफेक्ट रखा है, दैट वाज कमिंग आउट टू बी व्हाट 1.96 इंटू 10⁻⁻27 फॉर वन एटम कह सकते हो, इनटू सी स्क्वायर दैट इज दी लाइट की स्पीड. तो एनर्जी क्या आ गई बाइंडिंग एनर्जी? दैट इज 1.76 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स. ठीक है. अब बच्चों कभी कभार एग्जामिनर कह देता है यार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालो. तो आपने क्या करना है, इस बाइंडिंग एनर्जी को लेना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से. बस इतना सा काम है. ठीक है. और इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी नीडेड पर न्यूक्लियॉन. पर न्यूक्लियॉन का वर्ड इंपॉर्टेंट है. टू ब्रेक द न्यूक्लियस अपार्ट एंड सेपरेट न्यूक्लियॉन्स टिल इन्फिनिटी. सिंपल एज दैट. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस तरह निकलेगी? बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से. अब अगर मैं LA का एटम देखूं, इफ़ आई सी इट, तो 57 हमारे पास प्रोटॉन्स थे. टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे? 139. तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने थे? 139. ये जो हमेशा टॉप में लिखा होता है दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही थी? 1.76 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स. इसको डिवाइड कर दिया 139 से, यू गेट योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की एक खास बात समझो. जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी उतना ही स्टेबल आपका न्यूक्लियस होगा. ठीक है. सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी होती है? Fe आयरन की. अगर आयरन से ज़्यादा किसी का प्रोटॉन नंबर है तो वो क्या प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा फिजन. ठीक है, वो प्रेफर करेगा फिजन टू बिकम मोर स्टेबल एंड हैव अ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. अगर आयरन से किसी का प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है किसी एलिमेंट का तो वो क्या प्रेफर करेगा? फिजन. और आयरन से अगर किसी का प्रोटॉन नंबर कम है तो वो क्या प्रेफर करेगा? फ्यूजन. अब बच्चे ये फिजन और फ्यूजन जो प्रेफर कर रहे हैं एलिमेंट्स, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? देखो, हमेशा जब भी रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन के लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. बच्चों जब भी कोई रिएक्शन फीजिबल होता है, एनी फीजिबल रिएक्शन के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, बात समझ आई? किसी भी फीजिबल रिएक्शन के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. अब बच्चों ये जो आयरन से पहले वाले, मतलब आयरन से जिनका प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, वो वाले सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो फिजन क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो फिजन में टेक पार्ट करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट्स बनेंगी दे विल हैव अ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी देन देयर रिएक्टेंट्स. और आयरन से पहले वाले एलिमेंट सारे फ्यूजन क्यों प्रेफर कर रहे हैं? बिकॉज इफ दे परफॉर्म फ्यूजन, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ द A reaction is only possible if the binding energy per nucleon, यहाँ पे per nucleon भी लिख लेना प्लीज, I forgot that, per nucleon, भाई binding energy per nucleon of products अगर greater है तभी reaction होगा, वरना नहीं होगा. Binding energy of the products, binding energy per nucleon of the products must be greater than the binding energy per nucleon of reactants for the reaction to happen. Simple as that. ठीक है, वरना रिएक्शन नहीं होगा. और आयरन के बाद वाले सारे प्रोटॉन नंबर्स फिजन क्यों प्रेफर कर रहे हैं? बिकॉज अगर वो फिजन परफॉर्म करेंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स पर न्यूक्लियन विल बी ग्रेटर
देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। और इसी तरह पीछे वाले भी फ्यूजन इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। अब अगर आपको एग्जामिनर कह दे यार 1U कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब 1 एटॉमिक मास का यूनिट कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो यू जस्ट पुट इन द मास हेयर इन E=mc² की इक्वेशन C वही रहेगा, यू गेट योर एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू देख रहे हो बहुत ही स्मॉल है, -10 की पावर में, तो यू कन्वर्ट इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू नो इट इज़ इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻16 -19 जूल्स। तो x कितने के इक्वल हो जाएगा, यू जस्ट कैलकुलेट इट, ठीक है, जस्ट कैलकुलेट इट। अच्छा, थिंग्स क्या क्या कंजर्व रहती हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन? 5 चीज़ें जो हैं वो कंजर्व रहती हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास एनर्जी इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी की बच्चों आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। द फिनोमेना of emission of radioactive radiation from the nucleus of an unstable element। भाई इमिशन ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एलिमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। 3 टाइप्स की डिफरेंट रेडिएशन होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। उनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये ओ लेवल्स में भी पढ़ा था, बट दिस इज जस्ट अ रिविजन। ओ लेवल्स में भी पढ़ा था, आई गेस एएस में भी पढ़ा था, बट दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर यू गाइज। अल्फ़ा पार्टिकल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन हीलियम न्यूक्लियस। 4 इसमें क्या होते हैं, 4 कह सकते हो न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ अ चार्ज ऑफ +2, वाई बिकॉज इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स। अल्फ़ा पार्टिकल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, अल्फ़ा का साइन लगा दो और 4 और 2 लिख दो, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स कैन बी द मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट, दे ट्रैवल इन एयर विद अ स्पीड ऑफ 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रैवल इन द एयर विद 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। 6 पॉइंट क्या है बच्चों, अल्फ़ा पार्टिकल हैव द लीस्ट पेनिट्रेशन पावर। ये स्टॉप हो जाते हैं बाय पेपर और कार्डबोर्ड। इनकी रेंज क्या है, अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर इन एयर। अल्फ़ा पार्टिकल जब एयर में ट्रैवल करते हैं तो दे हैव द मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। अल्फ़ा पार्टिकल की बस ये बात याद रखो कि दे हैव द मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी बट लीस्ट पेनिट्रेशन पावर। ये एक कार्डबोर्ड या पेपर से भी स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है तो आपका जो सब्सटेंस है उसके टॉप वाले नंबर से, दैट इज़ द मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर से 4 माइनस होता है, बॉटम वाले नंबर से दैट इज़ प्रोटॉन नंबर से 2 माइनस होता है। यू गेट दिस फाइनल आंसर एज 2, 1, 6 एंड 80 एज योर डॉटर सेल। अब आ जाओ बीटा पार्टिकल्स पे। बच्चों बीटा पार्टिकल रिजेंबल एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इट हैज़ अ नेग्लिजिबल मास एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ -1। क्यों, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स एयर में कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, विद द स्पीड ऑफ 90 to 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर मीडियम है, इसलिए वो किससे स्टॉप होते हैं, दे कैन बी स्टॉप बाय एल्युमिनियम शीट्स। और बीटा पार्टिकल्स एयर में कितनी देर ट्रैवल करते हैं, फ्यू मीटर्स। दे हैव मीडियम आयनाइजेशन पावर, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बात। और अगर कोई पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो उसका न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर विल रिमेन सेम, बट ये जो प्रोटॉन नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम 20 से 21, और मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर विल रिमेन 40। और प्रोडक्ट्स में आपने एक बीटा पार्टिकल भी दिखा देना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन एट योर होम, दिस इज वेरी AS बेस्ड क्वेश्चन या O लेवल बेस्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और लोएस्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। इनके पास ना ही चार्ज होता है ना ही मास होता है, दे कैन रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, या 0 0 लगा दो, मास 0 चार्ज 0, ठीक है। दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है उसी स्पीड से गामा फोटॉन भी ट्रैवल करते हैं। दे हैव मैक्सिमम रेंज इन एयर, दे कैन इंडेफिनेटली ट्रैवल। इनकी आयोनाइजेशन पावर ना बच्चे सबसे लो होती है, ठीक है, सबसे लो। देखो लीस्ट आयोनाइजेशन पावर और नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन, इनकी पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होती है, और इसके लिए वी नीड थिक लेड शीट्स ऑफ फ्यू सेंटीमीटर टू स्टॉप गामा फोटॉन, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। एक्टिविटी इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये N क्या होता है,
नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस इमिटेड फ्रॉम एन एटम, ये टी क्या होता है टाइम, change in basically the rate of radioactive radiation emitted per unit time is called activity. इसका ये फॉर्मूला है A is equals to change in n divided by change in T, simple as that. एक्टिविटी के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, बैकरल्स या BQ से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. Here I have labeled the symbols. Initial activity या initial number of radioactive nuclei in the sample is known as N naught. Change in time is represented by delta T and final number of radioactive nuclei in the sample is represented by N. ठीक है, अब आ जाओ काउंट रेट पे. काउंट रेट क्या होता है बेटा, काउंट रेट इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस डिटेक्टेड पर यूनिट टाइम. भाई नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस डिटेक्ट करते हो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड काउंट रेट. भाई काउंट रेट जो है वो डिफर करती है एक्टिविटी से. वाई? काउंट रेट और एक्टिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. वाई? Because not all radioactive radiations emitted are detected by the GM tube. भाई काउंट रेट जो या काउंटर से ही आप काउंट रेट निकाल रहे हो ना, तो ये जो सारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इमिट कर रहा है पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शंस कैन नॉट बी नोटेड बाय द GM ट्यूब. GM ट्यूब सिर्फ लिमिटेड इतनी डायरेक्शंस में ही जो है वो रेडिएशंस जो है वो डिटेक्ट कर सकता है. तो एक्टिविटी इज़ नॉट इक्वल टू काउंट रेट. सेकेंड ऑफ ऑल, GM ट्यूब ऑल्सो अकाउंट्स फॉर बैकग्राउंड रेडिएशन, बट एक्टिविटी में बैकग्राउंड रेडिएशन नहीं आती. ठीक है, अब डिके कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, वो भी पढ़ लो. डिके कांस्टेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन याद रखो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस टू डिके पर यूनिट टाइम. ठीक है, एंड डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो ये वाला है, दैट इज A इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट इनटू N नॉट, या A इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट इनटू N. इसमें A क्या है बच्चों, करंट एक्टिविटी. दिस इज कॉल्ड लैंडा. लैंडा इज डिके कांस्टेंट एंड N नॉट या N क्या है, द करंट नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियसेस. ठीक है, अब आ जाओ हाफ लाइफ पे. हाफ लाइफ क्या होती है बच्चे, हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन. अच्छा, हाफ लाइफ की भी 3 डेफिनेशन है, यू कैन रिमेंबर आइदर ऑफ देम, बस एक एक वर्ड ही चेंज है. द टाइम टेकन फॉर अ रेडियो एक्टिव सैम्पल टू डिक्रीज इट्स एक्टिविटी बाय हाफ ऑफ इट्स वैल्यू. भाई जितना टाइम लगेगा A से A हाफ में जाने में, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. या सेकेंड इक्वेशन क्या है, द टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिव सैम्पल टू डिक्रीज इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर टू हाफ इट्स वैल्यू. या जो टाइम होगा N से N/2 जाने में, दैट विल ऑल्सो बी हाफ लाइफ. या थर्ड इक्वेशन क्या है, द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द काउंट रेट, यहाँ पे C आना चाहिए था, C सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, द काउंट रेट टू डिक्रीज फ्रॉम C टू C/2. ये तीनों चीज़ें कैन बी रिफ्लेक्टेड एज योर हाफ लाइफ. ठीक है, अब अगर A नॉट, N नॉट और C नॉट गिवन है, हाफ लाइफ हुई तो दे विल बिकम A नॉट डिवाइडेड बाई 2, N नॉट डिवाइडेड बाई 2 और C नॉट डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब हाफ लाइफ निकालने से पहले यू मस्ट रिमेंबर दीज फार्मूलाज. ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये फार्मूला आपको किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस या नंबर ऑफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ काउंट रेट दे सकते हैं. N क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस. N नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस. लैंडा क्या है, लैंडा इज योर डिके कांस्टेंट. T क्या है, टाइम. ठीक है, अब हाफ लाइफ के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे बच्चे, अगर आपको किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ निकालनी है, यू विल जस्ट अप्लाई दिस इक्वेशन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स. ln/2 डिवाइडेड बाय लैंडा. लैंडा क्या है बच्चे, डिके कांस्टेंट. ln2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यू जस्ट डिवाइड इट एंड यू विल गेट योर हाफ लाइफ का आंसर. सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक फॉर A2. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बिलो.